नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। अरे आज तो सोनू मोनू खूब पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए जरा चित्र में। वाह भाई वाह। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाठ नादान दोस्त के अंतिम भाग पर। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नादान दोस्त। लेखक है प्रेमचंद और भाग है 3। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे मिस्टर बनी, आप ये गाना क्यों गा रहे हैं भला? अरे भाई आज मेरा जन्मदिन है। क्या कह रहे हैं, आज आपका जन्मदिन है? और वो हम बिना मनाए छोड़ दें? फिर तो हम जरूर मनाएंगे आपका जन्मदिन। क्यों बच्चों, क्या कहते हो जाए? जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर बनी। हाँ हाँ मिस्टर बनी, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अरे जन्मदिन तो ठीक है भाई, पर केक तो सारा मैं ही खाऊंगा। हम भी खाएंगे मिस्टर बनी। हाँ मैं भी। ये चलो बच्चों, मिस्टर बनी का जन्मदिन तो हो गया। अब चलते हैं हम पढ़ाई की ओर, यानी विषय सर्वनाम की ओर। चलो सर्वनाम से जुड़ा एक वीडियो देखते हैं। मैं लिखूंगी तुम पढ़ो। नहीं मैं लिखूंगा तुम पढ़ो। नहीं, मैं लिखूंगी तुम पढ़ो, फिर हम सब खेलने जाएंगे। ये क्या बात हो रही है? मैं तुम क्या लगा रखा? लग रहा अपना जो पाठ है सर्वनाम ठीक से पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है ना? पढ़ के आए हो क्या? हाँ। अच्छा जल्दी से बताओ, जो तुम लोग अभी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तुम कर रहे थे ना रवि, ये बताओ ये कौन से शब्द कहलाते हैं? आप बताइए अमृत। ये सब सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल ठीक। और सर्वनाम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ। तो अब हमें बताएगा कौन के सर्वनाम किसे कहते हैं? किसको याद है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक, सही बताया ना रवि। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रियांशी अपने लिए कह रही थी मैं, और आपके लिए कह रही थी क्या कह रही थी? तुम। तो यानी आप तो संज्ञा शब्द है ना, प्रियांशी संज्ञा शब्द है, इसकी जगह मैं का इस्तेमाल कर रही थी। अब हमें ये कौन बताएगा ये सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रवि बताओ। 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये कौन बताएगा हमें? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल ठीक, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद हो गया है। और इसको एक बार हम फिर से देख लें, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। इनमें से हम 3 के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आगे के 3 सर्वनामों के बारे में पढ़ा जाए ना? पहले पढ़ाई करी जाए? नहीं। पहले कहानी? हाँ। तो लेकिन एक शर्त पे हम कहानी सुनाएंगे कि सबसे पहले जो मैं कहानी ध्यान से सुनना, उसमें से मैं प्रश्न पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर सबको देने पड़ेंगे। तैयार सब लोग? हाँ। तो ठीक है, चलो तुम्हें एक गांव में ले चलते हैं, एक गांव की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान था। किसान जानते हो रवि? किसान क्या काम करता है? क्या काम करता है? खेती बाड़ी का काम करता है। और उस किसान के 2 बेटे थे।
बड़ा बेटा बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था, उसका नाम था भानु। और छोटा बेटा जो था वो बहुत ही शर्मीला था, बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, उसका नाम था राजू। और ये राजू और भानु दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन जो किसान था वो बूढ़ा हो गया था, धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। और जब बीमार रहने लगा तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब वो मर गया तो सारी जो जायदाद थी, यानी कि खेती बाड़ी, खेत खलिहान, घर, सबको दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। क्यों दो हिस्सों में बांटा गया? क्योंकि किसान के कितने बेटे थे? दो बेटे थे, तो इसलिए दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन किसान के पास सिर्फ एक भैंस थी। अब समस्या क्या आ गई सामने कि उस एक भैंस को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए? क्या बांट सकते हैं अमृत? बांट सकते हैं? नहीं ना, अगर काटेंगे तो फिर तो मर जाएगी। तो जो बड़ा बुद्धिमान बेटा था ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं उसका मुंह वाला हिस्सा यानी आगे का हिस्सा अपने छोटे भाई को देता हूँ और पीछे का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। तो सारे गांव वालों ने क्या किया, खूब तारीफ की उसकी कि भाई वाह कितना अच्छा है, छोटे भाई का ख्याल रखता है, उसको तो आगे का हिस्सा दे दिया, खुद पीछे का हिस्सा लिया है। लेकिन फिर क्या हुआ, बेचारा छोटा भाई आगे भैंस को चारा खिलाता, पानी पिलाता, खाना खिलाता, और पीछे से दूध कौन निकालता था? बड़ा भाई, और पूरी बाल्टी भर दूध पी जाता। और छोटा भाई कहता हमें भी थोड़ा दूध दो, हम उसकी इतनी मेहनत करते हैं, उसको इतनी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो बोला नहीं, आगे का हिस्सा किसका है? तुम्हारा है, और पीछे का मेरा। तो वो तो बहुत चक्कर में फंस गया। सारे गांव के पुराने जो बुजुर्ग थे उनके पास जाके उसने ये समस्या बताई। तो उन्होंने उसे एक सलाह दी कि ठीक है, अब जब वो बड़ा भाई तुम्हारा जो भैंस का जो है ना वो दूध निकालने लगे तो तुम एक डंडा लेके जाना और भैंस के मुंह पे जोर से मार देना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। अगली बार उसने ऐसा ही किया। जैसे ही भैंस दूहने के लिए बड़ा भाई बैठा, वो डंडा लेके उसके मुंह पे जोर से मारा और भैंस ने क्या चलाई? अपनी लात। और क्या हुआ, उसका बाल्टी भी गिरा और वो बड़ा भाई भी धम से गिर पड़ा। उसने अरे अरे क्या कर रहे हो, मैं दूध कैसे निकालूंगा, कैसे दूध पीऊंगा? तो बोले अरे आगे का हिस्सा तो मेरा है, अब मैं चाहे कुछ करूं, मैं जब खाना खिलाता हूं तो मार भी सकता हूं। तो उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई कि ये तो मार भी सकते हो। तब क्या हुआ, सब लोगों ने क्या कहा, गांव के बुजुर्ग लोग आ गए, क्या बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना। तो बड़े भाई को भी समझ में आ गया कि हाँ हमने गड़बड़ किया था, इसीलिए उसको ये काम करना पड़ा। समझ में आई ना कहानी? हाँ। तो कहानी में क्या हमने लास्ट आखिरी वाक्य क्या था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी थी? छोटे भाई की। और भैंस किसकी हो गई? छोटे भाई की। क्योंकि उसी ने उसको पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया, है कि नहीं? तो अब हम प्रश्न पूछे, हाँ, है ना? तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस में ये जो दो शब्द हैं, जिसकी और उसकी, है ना, ये दोनों शब्द क्या है, इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। कैसे? जिसकी यानी छोटे भाई के लिए हम कह रहे हैं, है ना, और उसकी शब्द भी हम किसके लिए कह रहे हैं? छोटे भाई के लिए। यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। तो हम सर्वनाम के चौथे भेद पर आ गए, यानी जो शब्द सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। समझ में आई ना? हाँ। तो क्या परिभाषा हुई सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम की? जो शब्द किसी वाक्य में आए एक सर्वनाम शब्द से दूसरे शब्द की संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। ऐसा कोई एक उदाहरण बताइए हमें संबंधवाचक सर्वनाम का। कोई भी जो पढ़ता है वो पास होता है। बिल्कुल ठीक, जो पढ़ता है वो पास होता है। और प्रियांशी? अमृत? कोई भी उदाहरण नहीं आ रहा है? अरे जो खेलता रहता है वो फेल हो जाता है, हमेशा फेल होता है ना, वो तो होता है ना।
और जो प्रयत्न करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं उनमें जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये क्या है? बुक यानी किताब, है ना? और ये किताब शब्द क्या है? किताब शब्द क्या है? किताब तो संज्ञा शब्द होती है ना? और हमने पूछा कि ये क्या है, तो यानी इस संज्ञा शब्द के लिए हमने क्या का इस्तेमाल किया, यानी प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो जो शब्द क्या होते हैं? प्रश्न का बोध कराते हैं, किसी भी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चलो तुम कोई उदाहरण बताओ। मम्मी आज किचन में खाना बना रही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी आज किचन में क्या बना रही है? क्या बना रही है। और देखो कितनी सुंदर गुड़िया है। कितनी। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम कल क्या स्कूल गई थी? ठीक है ना? ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें रोज तो पापा स्कूल छोड़ने जाते हैं, आज तुम अपने आप स्कूल जाओगे। ठीक है। तुम अपने आप स्कूल जाओगे, इसमें अपने आप शब्द क्या कह रहा है? प्रियांशी के लिए कहा तुम अपने आप स्कूल जाओगी, तो मतलब क्या हुआ इसका? तुम खुद स्कूल जाओगी, स्वयं स्कूल जाओगी, पापा नहीं छोड़ने जाएंगे। ठीक है ना? यानी जो शब्द क्या कह रहा है? अपनेपन का बोध करा रहे हैं। कर्ता कौन हो गया? तुम स्कूल जाओगी। कर्ता कौन हुई? तुम, यानी प्रियांशी। और अपने आप शब्द किस चीज के बारे में बता रहा है? तुम्हारे बारे में, यानी प्रियांशी के बारे में। ठीक है। तो जो शब्द कर्ता के अपनेपन के बारे में बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के अपनेपन को बतलाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, मैं ये काम स्वयं करूंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा। ठीक है। जैसे स्वयं, गांधी जी अपना हर काम स्वयं करते थे। ठीक है। और प्रियांशी रोज स्वयं अपना होमवर्क करती है। ठीक है। अमृत्य खुद ही सुबह तैयार होकर स्कूल जाता है, तो ये खुद शब्द है ना? स्वयं शब्द है, अपने आप है। ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक से आया ना समझ में? हाँ। बिल्कुल ठीक से। हाँ। अच्छा, तो अब हमें कौन बताएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जोर से बताओ तो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ, आप सबको सुनाई पड़ा ना? हाँ। अच्छा, और इसके कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी 3 भेद बताए थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर होता है, क्या होता है दूसरा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित होती है सब बातें। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो अब तो आपको सारे सर्वनाम आ गए, सर्वनाम के प्रकार भी आ गए और उनका प्रयोग भी आ गया। सर्वनाम के प्रकार समझ में आ गए ठीक से? तो अब अगर तुम कोई भी कहानी सुनोगे तो तुम उसमें से छांट सकते हो ना कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है और वो कौन से उसके किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। छांट सकते हो ना? हाँ। तो अब हमें कल जो है ना तुम लोग क्या करके लाओगे? एक कहानी लिख के लाना या एक दूसरे को सुना के बताना, और उसमें जो जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में आते हैं उसके बारे में बताना कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द आपने प्रयोग किए और उसके प्रकार क्या थे। ठीक है ना? प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको अनुमान लग गया होगा कि सर्वनाम क्या है और
उसके कितने भेद हैं और वो किस प्रकार से समझा जा सकता है। भाषा की बात में पहला प्रश्न निकल कर आता है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए इस उदाहरण में बच्चों, मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा के लिए आया है और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, हम यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं जिनमें आपको तीनों तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े हुए सर्वनाम ढूंढने हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर पर। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आपने भी उन्हीं शब्दों को रेखांकित किया है जिन्हें हमने किया है? उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, यानी ये वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैं, मेरा, मुझे, ने, उसका, उन्होंने आदि शब्द। वो तो थे सर्वनाम। अब हम लेते हैं बच्चों क्रिया विशेषण। आपको याद है पिछले पाठ में आपने क्रिया विशेषण शब्द किए थे जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि वो कब, कहाँ, कैसे हुई। पहला है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द या जो कुछ ज्यादा गाढ़े लिखे गए शब्द हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्या क्या? जैसे कि झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, क्योंकि वे बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। याद रखिएगा, कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है कि यह प्रक्रिया से ठीक पहले आते हैं। यानी कि अगर हम एक उदाहरण लें कि केशव ने कहा, कहा एक क्रिया है। कैसे कहा? झुंझलाकर। तो ये झुंझलाकर शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। और कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। ऐसे ही तुम्हें भी 5 क्रिया विशेषण शब्दों को खोजना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। बच्चों ध्यान से सुने आपने दोनों वाक्य। दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्द लिए गए हैं पर दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल अलग है। पहला वाक्य कहता है रोको मत जाने दो, मतलब कोई जा रहा है उसे रोका जा रहा है। जबकि दूसरा वाक्य कहता है रोको मत जाने दो, यानी जो जा रहा है उसे जाने दो। जब शब्द भी एक जैसे हैं तो फिर इनके अर्थ अलग अलग कैसे हुए? इनके अर्थ अलग हुए विराम चिन्ह के कारण। ध्यान से देखिए विराम चिन्हों को। जो अल्प विराम है कॉमा, वो पहले रोको के बाद लगा तो उसका अर्थ हुआ रोक लो। जबकि दूसरी बार वो रोको मत के बाद लगा जिसका अर्थ हुआ मत रोको। तो कहने का भाव किस पर निर्भर करता है? विराम चिन्ह पर। तो आइए पढ़ते हैं विराम चिन्ह। बच्चों विराम का अर्थ होता है रुकना। ऐसे चिन्ह जो आपको ये स्पष्ट करे कि वाक्य में कहाँ कब रुकना है और उसका भाव उसके हिसाब से बदल जाए, वे चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अभी यहाँ हमने आपको एक
गद्यांश दिया है, उसे ध्यान से पढ़िए और आपको उसमें सही स्थान पर सही चिन्ह लगाना है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचा वाला, कहिए क्या दूं, भूख लग गई आई ना। अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देखो तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इनमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। बच्चों, अब आपने जिस तरह से विराम चिन्ह लगाए उसे यहाँ दिए गए उत्तर से मिलाइए कि वे सही हैं या नहीं। उसी समय, अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं इसलिए हमने क्या लगाया, अल्पविराम। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। बात पूरी हो गई है तो क्या आएगा, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पुनः बात पूरी हो गई है, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया। अब इसके लिए जो हम अल्पविराम लेते हैं और बुलाते वक्त किसी को जब हम पुकारते हैं तो हम रखते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह रखा है हमने। खोमचे वाला, कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना, प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। और बात उसकी पूरी हो गई तो वहां पर वो उद्धरण चिन्ह बंद हो गया। अब फिर वो कह रहा है आगे, मोटे राम, अबे, इसके बाद रुक गए हम थोड़ी देर तो अल्पविराम। उसके बाद कोई बात कह रहे हैं तो उद्धरण चिन्ह शुरू कर दिया। क्या कहता है, प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह से ये चिन्ह लगाए जाते हैं। चलो बच्चों, अब समय हो गया गृह कार्य का। पहला प्रश्न, दोनों चिड़िया घोंसले में फिर क्यों ना दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी? प्रश्न 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, यह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तुम भी 4 गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। लो बच्चों, हमारा पाठ तो समाप्त हो गया। सोनू मोनू अभी तक पढ़ रहे हैं। लगता है कोई बहुत ही रोचक पुस्तक है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब मिलेंगे अगले पाठ के साथ।